गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का नेपोलियन इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं 16 फाइनेंस कमीशन। 16 फाइनेंस कमीशन में इसके अध्यक्ष कौन है, इसके रिकमेंडेशंस क्या हैं और इसके की फीचर्स क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फाइनेंस कमीशन गठित कैसे होता है और कौन गठित करता है। आर्टिकल 280 280 तो में कौन फॉर्मेट करता है इसको? 5 साल के लिए बनाया जाता है। कौन? राष्ट्रपति बनाता है। और इसके चेयरमैन कौन है अभी 16 फाइनेंस कमीशन के? ए चेयरमैन एंड 4 मेंबर्स सिलेक्टेड फॉर द एक्सपर्टीज इन इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ। उसकी कंपोजिशन क्या होगी? एक तो उसका क्या होगा? अध्यक्ष होगा और उसके 4 क्या होंगे? मेंबर होंगे। और 4 मेंबर का बेसिक उसकी योग्यताएं क्या होंगी? उनकी एक्सपर्टीज होंगी, उनकी विशेषताएं होंगी क्या? किसी न किसी क्षेत्र में वो क्या होंगे? विशेषज्ञ होंगे। कौन कौन से? जैसे एक तो या तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में विशेषज्ञ होंगे, या पब्लिक फाइनेंस के क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे, या एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ के क्षेत्र में क्या होंगे? वो विशेषज्ञ होंगे। अब देख लेते हैं 16 फाइनेंस कमीशन। इसके बारे में पहले बात, गठित कब हुआ? 31 दिसंबर 2023 को इसका गठन किया गया। कब किया गया था इसका गठन? 31 दिसंबर 2023 को। और इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है इसके डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। कौन है इसके चेयरमैन? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। कौन से फाइनेंस कमीशन के हैं ये? 16 फाइनेंस कमीशन के हैं। और इसका अवार्ड पीरियड क्या है? मतलब किस टाइम पीरियड से लेकर किस टाइम पीरियड तक वो काम करेंगे। तो कौन सा है? टाइम पीरियड क्या है? 2026-27 से लेकर 2030-31 तक ये काम करेगा। यानी जो 16 फाइनेंस कमीशन है 16वां वित्त आयोग है, वो कब से कब तक काम करेगा? 2026-27 से लेकर 2030-31 तक काम करेगा। और इसकी जो रिपोर्ट कब आई है? अभी 1 फरवरी 2026 को बजट के साथ में इसकी रिपोर्ट पेश की गई है। अब इसमें सबसे बड़ा बिग शिफ्ट क्या थी? The 16 फाइनेंस कमीशन मार्क a shift from entitlement based transfer towards complements and performance driven। मतलब जो पहले के फाइनेंस कमीशन होते उन्होंने क्या अधिकार के आधार पर वो सभी को क्या दे रहे थे? डिवाइडेबल पूल दे रहे थे, उनको पैसा बांट रहे थे। उसमें इस बार क्या शिफ्ट किया गया? परफॉर्मेंस के आधार पर राज्यों को पैसा दिया गया। अधिकार के आधार पर, यानी पहले से चला आ रहा उस आधार पर वो नहीं दे रहे हैं, इस बार परफॉर्मेंस के आधार पर राज्यों को पैसा दिया गया है। टैक्स डिवीजन किया गया, टैक्स का डिवीजन किया गया कितने? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बेसिस पे। लोकल बॉडी ग्रांट दी गई, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए दिया गया है, फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप दिया गया, पावर सेक्टर सब्सिडी रिफॉर्म्स के लिए और पब्लिक सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स के लिए उन्होंने क्या दी है? रिकमेंडेशन दी है। रिकमेंडेशन किस के लिए? 16 फाइनेंस कमीशन किस के लिए रिकमेंडेशन दी है? एक तो टैक्स का बंटवारा किस तरह का होगा? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इसके लिए दिया है। दूसरा, लोकल बॉडी को ग्रांट्स किस तरह मिलेंगी? जो नगर पालिकाएं हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उनको जो पैसा दिया जाएगा वो किस आधार पर दिया जाएगा। अगला, डिजास्टर मैनेजमेंट किस तरह से किया जाएगा, उसके लिए कितना पैसा दिया जाएगा। फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप, फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप पे अपन देखेंगे कि 2030-31 तक उसका डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कितना होगा, फिस्कल डेफिसिट कितना होगा, राज्यों के लिए फिस्कल डेफिसिट कितना होगा, पावर सेक्टर के लिए रिफॉर्म्स और सब्सिडी दी गई है। और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की जो एंटरप्राइजेज है, जो पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की जो कंपनीज है, उनके लिए कुछ सजेशन दिए हैं। अब अपन इसका देखते हैं वर्टिकल शेयर ऑफ, मतलब सेंटर का जो टैक्स होता है उसमें वर्टिकल शेयर देखते हैं। कितना दिया है? 41%। 40% ऑफ द डिवाइडेबल पूल ऑफ द सेंट्रल टैक्स गोज टू स्टेट्स अनचेंज्ड फ्रॉम द 15 फाइनेंस कमीशन। जो 15 फाइनेंस कमीशन है ना, उसने भी कितना किया था? 41% ही रखा था। और जो 14 फाइनेंस कमीशन था, 14 वित्त आयोग था, उसके अध्यक्ष कौन थे? वाई रेड्डी थे। उन्होंने कितना बताया था? 42% था। और 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एनके सिंह थे। उन्होंने कितना बताया? 41%। और 16वां वित्त आयोग जिसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया, उन्होंने भी कितना रखा है इसको? 41% पर क्या रखा है? इसको स्टैंड रखा है। अब अपन देखते हैं कौन सा वाला ग्रोस डिवाइडेबल पूल होता क्या है और उसको कैसे निकाला जाता है। ग्रोस टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द सेंटर।
मतलब जो टैक्स कलेक्ट कौन करता है, जो केंद्र सरकार के जो टैक्स कलेक्शन किया जा रहा है ना, वो क्या है, टोटल क्या है, ग्रोस टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द सेंटर, उसमें से क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, यानी कि जो उसको एकत्रित करने की जो लागत आ रही है ना, उसको अपन उसमें से माइनस कर देंगे, और उसके अलावा उसमें से और क्या माइनस करेंगे, सेस और सरचार्ज। यानी कि मेरे पास यदि 100 रुपए का कलेक्शन, 100 रुपए का टैक्स कलेक्शन आया है एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसमें से क्या क्या माइनस करूंगा, उसमें से मैं कॉस्ट करूंगा। कॉस्ट कौन सी, मेरे को उसको कलेक्ट करने के लिए जितनी कॉस्ट आई है, 100 रुपए का कलेक्ट कर, 100 रुपए का टैक्स कलेक्ट करने के लिए मेरे पास जो लागत आई है ना, उसको माइनस करूंगा। उससे अलावा क्या, सेस को माइनस करूंगा और सरचार्ज को माइनस करूंगा। और एज ए मतलब 2020-21 के बाद में टोटल मोटा मोटा आइडिया क्या है कि प्रत्येक 100 रुपए का टैक्स कलेक्शन करने पर कितना, 13.5 रुपए खर्चे होते। इसमें कॉस्ट भी आ गई, सरचार्ज भी आ गया और सेस भी आ गया। अब देख लेते हैं इसका हॉरिजॉन्टल डेविएशन डिवाइड, अपन ने वर्टिकल तो देख लिया कितना है, 41%। अब देख लेते हैं इसका हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के लिए कितना है, इन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिए हैं। कौन कौन से क्राइटेरिया दिए हैं, यहाँ 16 फाइनेंस कमीशन का वेटेज है और यहाँ पर 15 फाइनेंस कमीशन का वेटेज है। और इसका क्राइटेरिया कौन सा है, जैसे पहला क्राइटेरिया देखते हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, जैसे इनकम डिस्टेंस है, पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, एरिया है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है और टैक्स एफर्ट्स है। अब इन सभी के बेसिस पर 100 रुपए में से कितना कितना परसेंट इन्होंने 16 फाइनेंस कमीशन ने क्या रखा है और 15 फाइनेंस कमीशन ने क्या रखा है। तो देख लेते हैं इनकम डिस्टेंस में क्या है, टोटल जीएसडीपी का कितना है, 42.5%। किसके हिसाब से, 16 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से। जबकि 15 फाइनेंस कमीशन में ये कितना था, 45%। कितना था, 45%। 16 फाइनेंस कमीशन को कम करके कितना कर दिया है, 42.5%। पॉपुलेशन कौन सी, 2011 की जनगणना के अनुसार, पॉपुलेशन कौन सी, 2011 के सेंसस के अनुसार कितना रखा है इन्होंने, 17.5%। और 15 फाइनेंस कमीशन में कितनी थी, 15%। कितनी थी, 15%। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस मतलब 1971 से लेकर के, देखिए 1971 से लेकर के 2011 तक जिन राज्यों ने अपनी जनसंख्या में सुधार किया है, यानी जनसंख्या वृद्धि को रोका है, उनको भी कुछ ना कुछ तो इंसेंटिव मिलने चाहिए ना। तो 16 फाइनेंस कमीशन ने क्या किया है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के कितना किया, 10%। जो पहले 15 फाइनेंस कमीशन में कितना था, 12.5%। कितना था, 12.5%। अब एरिया, किसी भी राज्य का उसका क्षेत्रफल कितना है, उस आधार पर क्या रखा है, 10%। और जो 15वें वित्त आयोग में कितना था, 15%। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी यानी उसका वन क्षेत्र कितना है, उसके आधार पर कितना, 10%। और 15 फाइनेंस कमीशन में कितना था, 10%। 16 और 15 दोनों में क्या है, ये सेम है। अभी कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी में वह राज्य कितना, पूरे भारत की जो एंटायर इकोनॉमी है उसमें जीएसडीपी स्टेट कितना योगदान दे रहा है। जो 16 फाइनेंस कमीशन ने नया क्राइटेरिया लिया है, जो किसमें, सिर्फ और सिर्फ 16 फाइनेंस कमीशन में। देखिए 15 फाइनेंस कमीशन में यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा, मतलब ये क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ 16 फाइनेंस कमीशन के लिए लागू होता है। और टैक्स एफर्ट्स 16 फाइनेंस कमीशन ने इसके लिए कुछ भी इसको हटा दिया है, जो किसमें थे, 15 फाइनेंस कमीशन में कितना था, 2.5% था। तो अपन एक बार क्योंकि देख लेते हैं कितना, इनकम डिस्टेंस कितना है, 42.5%। पॉपुलेशन कितना है, 17.5%। पॉपुलेशन कौन सी वाली है, 2011 वाली है। कौन सी वाली है, 2011 वाली है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कौन सी है, 1971 से लेकर के 2011 तक जिन राज्यों ने अपने जनसंख्या में इंप्रूवमेंट किया है, जनसंख्या वृद्धि को रोका है, उनको इंसेंटिव मिले, इसलिए कितना परसेंट मिला है, उसको 10% मिला है। एरिया उस राज्य का, उसका क्षेत्रफल कितना है, उसके लिए कितना, 10%। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी उस राज्य का वन क्षेत्र कितना, उसके लिए कितना, 10%। और एक नई टर्म कौन सी यूज करी है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। किसी राज्य का जीडीपी की, टोटल भारत की जीडीपी में कितना परसेंट योगदान है। अब इसका फिस्कल रोड मैप देख लेते हैं क्या। जैसे कि 16 फाइनेंस कमीशन ने क्या बताया कि फिस्कल डेफिसिट को 3.5% लाना है, 3.5% ऑफ टोटल जीडीपी कब तक लाना है, मार्च 2030-31 तक।
मार्च 2030-31 तक इसको कम करके कितना लाना है? 3.5%। कितना लाना है? 3.5%। किसके लिए? सेंटर के लिए। और स्टेट के लिए क्या है? स्टेट के लिए फिस्कल डेफिसिट कितना करना है? 3% ऑफ टोटल जीएसडीपी का। यहां पे तो जीडीपी यूज करेंगे अपन, यहां पे तो क्या यूज करेंगे अपन? जीडीपी। और यहां पर जीएसडीपी। तो राज्यों का जीएसडीपी का कितना? 3%। कितना? 3%। और सेंटर के लिए जीडीपी का कितना? 3.5%। कितना? 3.5%। अब ये डेट टू जीडीपी रेशियो यानी कि ऋण अनुपात जीडीपी के अनुपात में कितना होना चाहिए? जो इसमें राज्यों प्लस इसमें स्टेट और सेंटर दोनों का है, ये स्टेट प्लस सेंटर, स्टेट प्लस सेंटर कितना है? 73.1%। कब तक करना है ये? 2030-31 तक। और अभी कितना है 2026-27 के लिए? कितना है? 77.3%। अब इसके लिए सेंटर का कितना है? अब जैसे मैं स्पेशल है तो दोनों का कॉम्बिनेशन है भाई, सेंटर और स्टेट दोनों को मिलाकर कितना करना है इसको? 73.1%। कब तक करना है? 2030-31 तक करना है। अब यदि स्पेसिफिक बात करूं मैं सिर्फ सेंटर के कितना है, तो बजट 2026-27 में कितना बताया इसको? 50% प्लस माइनस 1%। कब तक लाना है इसको? 2030-31 तक। सेंटर के लिए 2030-31 तक डेट टू जीडीपी रेशियो कितना होना चाहिए? 50% प्लस माइनस 1%। 50% प्लस माइनस 1% होना चाहिए। और इसके अलावा क्या थी? एक सब्सिडी जो 308 इनएक्टिव स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है ना, स्टेट सेक्टर की जो 308 स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो क्या है? इनएक्टिव है, उनको एक्टिव करने के लिए क्या दी जानी चाहिए? सब्सिडी दी जानी चाहिए। अब इनको ग्रांट्स इन एड यानी कि अनुदान कितना दिया जाना चाहिए? अकॉर्डिंग टू फाइनेंस कमीशन 16 फाइनेंस कमीशन कितना दिया जाना चाहिए? 9.47 लाख करोड़। 9.47 लाख करोड़ उनको क्या दिया जाना चाहिए? ग्रांट्स दी जानी चाहिए। टोटल ग्रांट्स रिकमेंडेड फॉर 2026 से लेकर के 2031 फोकस ऑन जस्ट टू एरिया डाउन फ्रॉम ए वाइडर बास्केट अंडर 15 फाइनेंस कमीशन। इसमें कौन कौन से एरिया बताएं? 3। पहला एक तो रूरल लोकल बॉडीज और अर्बन लोकल बॉडीज और डिजास्टर मैनेजमेंट। 2 एरिया तो मैंने ये हो गए कि लोकल बॉडीज और डिजास्टर मैनेजमेंट। अब इसी के सब पार्ट हो गए रूरल और अर्बन। रूरल के लिए कितना? 4.35 लाख करोड़। अर्बन के लिए कितना होगा? 3.5 लाख करोड़। और डिजास्टर मैनेजमेंट कितना हो गया? 2 लाख करोड़। टोटल कितना हो गया? 9.47 लाख करोड़। अब देखते हैं इसके लिए। अब ये तो अपने पिछले वाले देखिए किसके लिए थी? फाइनेंस सेक्टर के लिए थी। अब इसकी कोई पावर सेक्टर और पब्लिक एंटरप्राइज के लिए भी उन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं, कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं। वो कौन कौन सी रिकमेंडेशंस हैं देखते हैं। डिस्कॉम सेक्टर में क्या करना चाहिए? प्राइवेटाइजेशन किया जाना चाहिए। मतलब जो बिजली उत्पादन डिस्कॉम वाले हैं ना, बिजली उत्पादक, उनको किस तरह का होना चाहिए? प्राइवेट सेक्टर करना चाहिए। उसका क्या करना चाहिए? प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए। और जो पब्लिक सेक्टर की जो एंटरप्राइजेज हैं, उनका जो यूनिट्स हैं, पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज हैं, जो सरकारी कंपनियां हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको रिफॉर्म्स करना चाहिए। ऐसे कितनी बताई उन्होंने? 308 इनएक्टिव स्टेट पब्लिक सेक्टर यानी सरकार के स्वामित्व के अधीन 308 कंपनी जैसी जो क्या है अभी इनएक्टिव है, इनको एक्टिव करना चाहिए, इनमें प्रोडक्शन किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया? सब्सिडी दी जानी चाहिए। इनके लिए क्या रिकमेंडेशन दी उन्होंने? कि सब्सिडी दी जानी चाहिए। अब इसके समरी देख लेते हैं 16 फाइनेंस कमीशन ने क्या क्या बोला है। मतलब पूरे वीडियो का अपन क्या देख लेते हैं यहाँ पर, जस्ट या समरी। डिवाइडेबल पूल कितना है? 41%। ये कौन सा है? वर्टिकल। ये कौन सा है? वर्टिकल। सेंटर के लिए फिस्कल डेफिसिट कितना होना चाहिए? 3.5% ऑफ जीडीपी। स्टेट के लिए कितना होना चाहिए? 3%। सेंटर के लिए 3.5% ऑफ जीडीपी, स्टेट के लिए 3%। टोटल ग्रांट्स कितनी है? 9.47 लाख करोड़। ग्रांट्स कितनी है? 9.47 लाख करोड़। डिस्कॉम का क्या करना चाहिए? प्राइवेटाइजेशन किया जाना चाहिए। और जो 308 इनएक्टिव क्या है? पीएसयू है, उनको क्या देना चाहिए? सब्सिडी दी जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आज का वीडियो था हमारा। इसमें अपन ने देखा कि
16 फाइनेंस कमीशन का उसकी की रिकमेंडेशंस क्या है, और इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।